वेलकम स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। क्लास 12 का सैम्पल पेपर फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। वन बाय वन हमने सभी के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा है और आई होप आपका शायद ही कोई डाउट निकला हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर बताएं। आज हम लोग क्लास 12 का सैम्पल पेपर नंबर 2 अरिहंत पब्लिकेशंस का डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और कॉपी पेन को लेकर बैठें और साथ में एक एक चीज़ को बड़े कायदे से नोट करें, क्योंकि बेटा बहुत कम समय बचा हुआ है आप सभी के पास। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगे। अगर बेटा वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेकंड, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इफ ये मैट्रिक्स इसके बराबर दे रखा है देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ए बी। अगर दो मैट्रिक्स बराबर दे रखे, इफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, बता चुका हूं मैं कंडीशन में। तो A11 का मतलब इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम x+3 है और इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 0 है। तो बेटा x+3 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। बस ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते जाएं और वैल्यूज को फाइंड आउट करते जाएं। देखिए मेरे साथ, x+3 इज इक्वल टू 0, ये 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम 0 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या है? z+4, z+4 की वैल्यू क्या है? 6, उसके करस्पॉन्डिंग। तो z+4 इज इक्वल टू 6, देन z इज इक्वल टू 6 - 4, z इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक है भाई। 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2, 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। तो 3y है, इस y को उस साइड ले जा रहे हैं तो माइनस का 2y, ये माइनस का 2 इस साइड आएगा तो माइनस का 7 प्लस का 2, माइनस का 7 प्लस का 2 क्या होगा? माइनस का 5, 3y - 2y यानी कि y की वैल्यू आ गई -5। अब -6 है, ये भी -6 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। a - 1 इज इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा? a - 1 इज इक्वल टू क्या? -3, यानी A22 सेकंड रो का सेकंड कॉलम a - 1, सेकंड रो का सेकंड कॉलम -3। तो a - 1 इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3, ये उस साइड गया तो प्लस का 1, तो a की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2c+2, 2c+2 क्या है? 0 है। ये क्या है? सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम इधर क्या है? 0। तो 2c+2 इज इक्वल टू 0, 2c is equal to -2, then c is equal to -2 is divided by 2, we get the result of 1, यानी जो c की वैल्यू आई वो आई -1, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ तक हो गया 2b+4 b - 3 के बराबर है। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम 2b+4, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम b - 3, ये चीज इसके इक्वल है। तो b - 3 इज इक्वल टू 2b+4, 2b है, उस साइड b को ले जाए तो 2b माइनस का b, इस 4 को इस साइड लाएं तो -3 माइनस का 4 हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 2b - b यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -7। ओके, आई होप सभी वैल्यूज मिल गई, x, z, y, a - 2, c - 1 और b - 7। जो ऑब्जेक्टिव आपको दे रखे उन ऑब्जेक्टिव्स में ये वैल्यूज को देखें कि कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा। a की वैल्यू -2, a की वैल्यू -2, यस, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -7, b की वैल्यू -7, यस, c की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, ओके। x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -5, z इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एक कार्ड इज अ पिक्ड, एक कार्ड पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी 52 प्लेइंग कार्ड्स में हम एक कार्ड को पिक्ड कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं। गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज क्वीन, और ये बता रहा है वो कि जो आपने कार्ड निकाला है वो क्वीन होना चाहिए। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी कार्ड ऑफ स्पेड, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो क्वीन है वो एक अलग बात है, लेकिन वो क्वीन भी स्पेड की हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और इसमें एक इवेंट, वन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, एक इवेंट पहले से ही हो चुका है, क्वीन सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है। और वो क्वीन जो है वो स्पेड की हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करना है। पहले तो हमने दो इवेंट कंसीडर कर लिए। लेट ए इवेंट कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, जो एक इवेंट है स्पेड, यानी 4 टाइप्स के होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। 4, ये तो आपको पता ही होगा। सभी के 13 कार्ड्स होते हैं, 4 डिवाइड होता है, 4 कैटेगरी में डिवाइडेड। तो ए इवेंट जो है वो कार्ड इज ड्रॉन ए स्पेड, बी इवेंट मान लिया जो कार्ड है वो कौन सा है? क्वीन है। अब बात समझिएगा, यानी कि पहले तो स्पेड को सिलेक्ट कर रहे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो स्पेड कितने होंगे? 13 कार्ड अपॉन 52, तो यहाँ से 1/4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट जो होगा, बी इवेंट क्या है? वो क्वीन होनी चाहिए, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। अब इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो है क्वीन जो है वो स्पेड की होनी चाहिए। तो ऐसा एक ही केस होगा बेटा, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन अगर हम निकालें, मैं आपसे पूछूं कि क्वीन जो है वो भी स्पेड की हो, तो क्वीन स्पेड की सिर्फ एक होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन ही ए इंटरसेक्शन बी कंसीडर करूंगा तो वो कार्ड एक आएगा फेवरेबल 1, और टोटल तो 52 थे। आपको इसी बात की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी या ए स्लैश बी बोल सकते हो, क्योंकि ये इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, कार्ड जो है वो स्पेड का हो और स्पेड का कार्ड होने पर जो पिक्ड हुआ है वो क्वीन हो, तो ये तो बेटा एक ही केस बनेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1/52, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1/13, क्योंकि स्पेड की ही बात कर रहा था वो, तो 1/52 1/13, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 13 ऊपर जाएगा 52 नीचे, 13/52 वी गेट द रिजल्ट ऑफ 1/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिख दीजिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन बाई, मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 -1 0 3 2 5, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स आपके सामने है 1 -1 0 3 2 5, तो पहले इसके नंबर ऑफ रोज को काउंट करें, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसको हम यहाँ से शो करते हैं m क्रॉस n। आपने ऐसे लिखा देखा होगा, m क्रॉस n, यानी m जो है m रो करता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो, और n जो शो करता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है 2/3 या 3/2 या 7/5, तो पहले काउंट करें, यानी फर्स्ट रो इसको R1 बोलेंगे ऐसे, यानी जो हॉरिजेंटल में वैल्यूज दे रखी है R1, ये R2 और ये क्या है R3, यानी बेटा 3 रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो और 2 कॉलम, यानी C1 और ये C2, फर्स्ट रो सेकंड सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 1 2, तो जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 3/2। ओके, m यहाँ पर m क्रॉस n जो शो करते हैं
m इंटू n, तो m है नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा 3/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द लाइन्स x माइनस 2/1 y माइनस 3/1 इज इक्वल टू 4 माइनस z/k एंड x माइनस 1/k इज इक्वल टू y माइनस 4/2 इज इक्वल टू z माइनस 5/2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो लाइन जब परपेंडिकुलर हों तब k की वैल्यू क्या होगी? k की किस वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the coordinate A and it's parallel to B। आपकी लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? याद करें, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। ठीक है, ये हमारी लाइन की थी। ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म। और इसी की कार्टेशियन फॉर्म को हम r वेक्टर को मानते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर को मान लेते थे x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। बी वेक्टर को कंसीडर करते थे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहां से कार्टेशियन फॉर्म जो निकल कर आती थी, याद करें, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये जो फॉर्म है ना, वो है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। तो ये जो दो लाइन आपको दे रखी है, पहली बात तो यही कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, यानी इस फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो x माइनस x1 अपॉन a1, अब यहाँ दो लाइन है ना बेटा, तो आप एक को a1 b1 c1, इसको x1 y1 z1, और दूसरे को बोलिएगा x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। दूसरी ये है, पहले क्या करो, इन दोनों से कंपेयर कराओ। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, आपको पता लग जाए कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। तो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। तो बेटा a1 b1 c1 की क्या वैल्यू आई? a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू k। ठीक है, इससे जब कंपैरिजन कराओगे तो x माइनस x1 अपॉन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो a2 की वैल्यू k, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू माइनस का 2। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, जो लाइन पैरेलल होती थी b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। और b1 वेक्टर क्या है? k 2 माइनस 2, यानी जे आई का कंपोनेंट, ये जे का कंपोनेंट, ये के का कंपोनेंट। a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में cos थीटा 90। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर मैंने साफ साफ लिखा है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2, ये c1 है, c1 डॉट c2 इज इक्वल टू 0। आपको पता लगी गया, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू k, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू माइनस का 2। इन दोनों का परपेंडिकुलर का केस 1 इंटू के प्लस 1 इंटू 2, आपने वैल्यू पुट कर दी ना। a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू 1 है, नहीं तो साइड में मेंशन कर लिख लो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू भी 1 है, c1 की वैल्यू जो है वो है k। ठीक है भाई, दूसरे से कंपेयर कराओगे तो a2 क्या है? a2 की वैल्यू k, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू माइनस का 2। a1 डॉट a2, b1 डॉट b2, c1 डॉट c2, वैल्यूज को पुट करें 1 इंटू के प्लस 1 इंटू 2 माइनस का k इंटू माइनस का 2, मल्टीप्लाई करें 1 इंटू के
2 1 जा 2 2, माइनस का k माइनस का 2, 2k इज इक्वल टू 0, तो 2k और प्लस का k हो गया 3k, ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2, तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 2/3। क्लियर है यहाँ तक? नोट करें इसको जल्दी से। हाँ, तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 2/3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? k की वैल्यू माइनस का 2/3, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। लिख लीजिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। कोई वेक्टर गिवन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। पहले तो रिलेशन समझे, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो जो वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप, ये जो वेक्टर के i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट, k का कंपोनेंट है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। 2 -1 एंड 3, ये है डायरेक्शन रेशियोज। आपको निकालना क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। हमने इसको कंसीडर कर लिया, लेट r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 3k कैप। आर कैप का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस। आर कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो बेटा आर वेक्टर की वैल्यू जो थी वो हमने लिख दी 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 3k कैप। और जो मॉडुलस ऑफ आर है ना, वो क्या होता है? i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर और k के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो i का कंपोनेंट क्या है 2, j का कंपोनेंट क्या है -1 और k का कंपोनेंट है 3। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो 2i कैप माइनस का j के कैप प्लस 3k कैप अपॉन 9 + 1 10, 10 और 4 हो गया रूट का अंदर 14। अब ध्यान दीजिएगा, i का कंपोनेंट क्या है? ये 2/√14, j का कंपोनेंट -1/√14 और k का कंपोनेंट 3/√14। अब जो ये वैल्यूज निकल कर आई है, ये है डायरेक्शन कोसाइन। li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप से इसको डिनोट करते हैं। एक आप मान लो r कैप जो होता है li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप। l m n r डायरेक्शन कोसाइन, l m n जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन है। तो बेटा i का कंपोनेंट क्या है 2/√14, तो l की वैल्यू हो गई 2/√14। m की वैल्यू -1/√14, m की वैल्यू -1/√14। n की वैल्यू क्या है 3/√14, 3/√14। तो l m n डायरेक्शन कोसाइन है। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। 2/√14 -1/√14, 3/√14। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेट ऑफ dx अपॉन √x प्लस x, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इंटीग्रेट करने पर हम सब्स्टिट्यूट करते थे या वैल्यूज को, अब जैसे मान लो यहाँ लिखा है √x प्लस x, अगर आप इसको t मानोगे तो ऊपर तो dx dt के टर्म्स में नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों से √x को कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू dx, ये तो √x है, ठीक है। और इस x को हम क्या दो बार नहीं लिख सकते, √x इंटू √x। √x में √x का मल्टीप्लाई आप करोगे तो √x आ जाएगा। हमने क्या करा यहाँ से dx अपॉन √x को हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस √x। ठीक है, अब आप क्या करो 1 प्लस √x पूरे को कंसीडर कर लो t। लेट 1 प्लस √x को हमने माना t, 1 का डिफरेंशिएट 0, √x का डिफरेंशिएट आप जानते हो 1/2 √x। कैसे? पावर आगे पावर में से एक कम, मतलब क्या है x की पावर 1/2 हुआ। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे पावर में से एक कम। तो
तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 एक्स की पावर ये होगा माइनस का 1/2, जो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। समझ गए ना, पावर की वजह से ये नीचे आएगा और नीचे लग जाएगा रूट एक्स। तो ये तो हमने सिंप्लीफाई इसका करके बताया आपको। तो 1/2 रूट एक्स, यहाँ पर आएगा dt अपॉन dx। इस dx को इधर ट्रांसफर करें तो 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा अगर ये 2 दिख रहा है, ये 2 को उस साइड ले जाओगे तो 1/रूट एक्स dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2dt। आप चेक कर लो, 1/2 रूट एक्स dt अपॉन dx, dx इस साइड गया, 2 उस साइड चला गया, तो 1/रूट एक्स dx की वैल्यू आ गई 2dt। इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, इसको मैं हटा दूँ तो रफ वी वर्क है। तो इंटीग्रेट ऑफ dx अपॉन रूट एक्स, यहाँ पर इसमें यहाँ देखिएगा dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या है, 2dt है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2dt अपॉन, इस पूरे को माना था t, यानी कि इस पूरी वैल्यूज को क्या माना था, t, तो जो हो गया t। 2 को बाहर ले लीजिए, 1/t dt बचेगा। 1/t का इंटीग्रेट होता है log t टू log t प्लस c, और t की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 log t क्या है, t है हमारा 1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स प्लस c, ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। पहले रूट एक्स को कॉमन लिया, अंदर वाले फंक्शन को t कंसीडर करा, तो dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आ गई 2dt, क्योंकि इसको t कंसीडर किया था, इसका डिफरेंशिएट किया और वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/t dt। ये फॉर्मूला है, अगर नहीं पता तो साइड में ऐड कर लें। 1/t dt, इसका इंटीग्रेट जो होता है वो होता है log t प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 1/t dt का हो गया log t प्लस c, 2 कांस्टेंट है, 2 आगे आ गया, 2 log t की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि 1 प्लस रूट एक्स को हमने t माना था, तो हमने t की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 log रूट एक्स प्लस 1 प्लस c, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करें, इस रूट को हटाएं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री कैसे निकालती थी, जितना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो ऑर्डर है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। तो पहले तो पता करें ऑर्डर कहाँ, ऑर्डर है यहाँ 2 तक, तो अगर आप इसको देख रहे होगे तो आपको लगेगा ऑर्डर 2, और इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं, तो इसकी पावर तो 1 मानी जाएगी, तो इसका मतलब आपको लग रहा होगा ऑर्डर 2 डिग्री 1। हमसे डिग्री ही पूछा है, लेकिन यहाँ लगा है रूट, तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या होगा, d2y ओवर dx स्क्वायर, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फॉर्म। इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाने के लिए हमने स्क्वायर करा है, स्क्वायर होगा तो 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब आप बता सकते हो ऑर्डर 2 है, होल ऑर्डर पूछा नहीं, अगर पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं आप, ऑर्डर 2 डिग्री भी 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है। ऑर्डर कैसे, डबल डेरिवेटिव है, d2y ओवर dx स्क्वायर, ऑर्डर 2 डिग्री 2, डिग्री पूछी गई थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन
बी इज करेक्ट। ठीक है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 0 to a इंटीग्रेट ऑफ 0 to a dx अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 8, देन वॉट ना वैल्यू ऑफ a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये इंटीग्रेशन आपके सामने लिखा है, इसकी वैल्यूज पाई बाई 8 गिवन है। आपको इस a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, तो पहले तो मैं आपको यहाँ फॉर्मूला एक बता दूँ। इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेट होता है tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। तो dx अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर लिखा है, तो इंटीग्रेट ऑफ 0 टू a dx अपॉन, अब यहाँ पर तो x स्क्वायर है लेकिन यहाँ क्या है 4x स्क्वायर, तो बेटा इसको हम लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। भाई 2x का होल स्क्वायर ही तो 4x स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू पाई बाई 8। अगर यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x है, तो ये यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x। बात सही है, tan इन x की जगह रिप्लेस कर दिया हमने 2x, तो tan इनवर्स 2x। ओके, 0 टू a इज इक्वल टू पाई बाई 8। अगर आप चाहते हो तो 2x को t कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लेट 2x को आपने माना तो t, तो x का डिफरेंशिएट 1 dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2। तो अगर आप यहाँ रिप्लेस कर लिखोगे तो इंटीग्रेट ऑफ 0, लेकिन बात यहाँ पर क्या है, 2x को अगर आपने t कंसीडर किया है तो यहाँ लिमिट भी चेंज हो जाती है। व्हेन x की वैल्यू, x के लिए ये a है तो t के लिए ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर x के टर्म्स में इक्वेशन थी तो अपर लिमिट a है, अगर ये t के टर्म्स में हो जाएगी तो x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, a हो गया, तो ये व्हेन x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू a। ऐसे ही व्हेन x इज इक्वल टू 0, x के लिए 0 है तो t के लिए क्या हो जाएगा 0, देन t इज इक्वल टू 2 इंटू 0, जो t के लिए 0। लिमिट हमारी चेंज हो गई, लिमिट क्या हो गई 0 से 2a हो गई। dx की वैल्यू क्या है dt बाई 2, तो 1/2 हमने ले लिया बाहर, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप समझ लो तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने चेंज कर दिया ना पूरा। 2x को t कंसीडर करा, 2 1 dt अपॉन dx, dx की वैल्यू dt बाई 2, dx की वैल्यू आपने रख दी dt बाई 2, तो 1/2 हमने बाहर लिया dt। 2x को t माना तो 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि हम इस फॉर्मूले की फॉर्म में ऐसा हमने क्यों करा, हमने इस फॉर्मूले की फॉर्म में बना लिया। आपने लिमिट को भी चेंज कर दिया। अगर x के लिए ये वैल्यू a है तो t के लिए क्या होगी, व्हेन x इज इक्वल टू a देन t बिकम्स 2 इंटू a, व्हेन x इज 0 देन t बिकम्स 0। तो लिमिट भी हमारी चेंज हो गई 0 से 2a dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इससे क्या मिलेगा 1/2, ये पूरी वैल्यूज हो गई tan इनवर्स t, और इसकी जो लिमिट थी वो 0 से 2a। ठीक है बेटा, 1/2 tan इनवर्स t 0 से 2a, ये इसका इंटीग्रेट हो गया। लेकिन अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो हमें पहले से ही पाई बाई 8 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 1/2 tan इनवर्स, अपर लिमिट क्या है 2a, तो tan इनवर्स 2a माइनस tan इनवर्स 0, इसकी वैल्यू क्या है पाई बाई 8।
ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। वैसे ये 1/2 जो आगे चल रहा है, इस 2 को अगर हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर दें, ऐसे इसको काट दो, तो बेटा ये tan इनवर्स 2a, ये 0 ही होता है, tan 0 0 इज इक्वल टू π/4। इस 2 से इस 8 को अगर ब्रेक करोगे तो यहाँ तो 4 आएगा ही, तो ये हो गया π/4। tan इनवर्स 2a इज इक्वल टू π/4। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको हटाऊंगा। तो tan इनवर्स 2a, अच्छा एक बात सुनिए, इस tan इनवर्स को उस साइड ले जाऊं तो tan π/4 होगा, तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा, tan π/4। 2a इज इक्वल टू हुआ tan π/4 की वैल्यू 1, देन a बिकम्स 1/2। a की जो वैल्यू आई वो आई 1/2। यही हमारा आंसर है, और यह है आंसर। कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देख ले मेरे साथ। इंटीग्रेट 0 to a dx अपॉन 1 + 4x स्क्वायर इज इक्वल टू π/8 गिवन था। हमने क्या करा, इस 4x को लिखा 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है। फॉर्मूला मैंने बताया 1/1 + x स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ था, आप देख लीजिएगा पीछे वीडियोस को करके। 1/1 + x स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, लेकिन वहाँ पर x के लिए होता तो यहाँ 2x है, तो हमने उसी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए 2x को t कंसीडर करा। अगर 2x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 t का dt अपॉन dx। इस dx को इस साइड लाए तो dx की वैल्यू आ गई बेटा, dx की जो वैल्यू आई वो dt/2, और 2x को आपने माना था t, तो जहाँ पर dx था वहाँ पे आपने रख दिया dt/2, तो 1/2 तो कांस्टेंट था बाहर dt। 2x को हमने माना था t, तो 1/1 + t² हो गया इसकी जगह। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, 1/1 + t²। tan इनवर्स t जब 1/1 + x² tan इनवर्स x है, तो 1/1 + t² tan इनवर्स t। अपर लिमिट हो गई 2a। ये कैसे हुई ये भी समझ लीजिए। अगर x के लिए लिमिट a है तो x when x is a then t becomes 2 into a, बिकॉज t को आपने 2a माना था, 2x माना ना t को। अगर x के लिए a है तो यहाँ t की जगह x की जगह a पुट करो तो 2 into a, t की वैल्यू 2a। अगर x 0 है तो t भी 0 होगा, 2 into 0 0। तो लिमिट हमारी चेंज हो गई 0 से 2a dt/1 + t²। tan इनवर्स t अपर लिमिट 2a, लोअर लिमिट 0। tan इनवर्स t इंटीग्रेट तो हो चुका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू π/8। इस 2 से 8 को ब्रेक करो तो π/4। tan इनवर्स 2a - 0 इज इक्वल टू π/4। तो बेटा अब tan इनवर्स जो है ना, इसको इस साइड अगर हम लेके आते हैं तो tan π/4 की वैल्यू होती है 1, 2a इज इक्वल टू 1, देन a बिकम्स 1/2, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। बिल्कुल नोट करें जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है dy/dx इज इक्वल टू y/x। क्या करेंगे हम, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें क्या करते हैं, x वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं, y वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं, उठाकर दोनों का इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, dy/dx, तो dy/y, ये dx को इस साइड ले गए तो dx/x, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या होगा, dy/y इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ dx/x। तो dy/y क्या होता है, log y, ये हो गया log x प्लस जो कांस्टेंट है, जब दोनों फंक्शन लॉग में हो तो कांस्टेंट को भी हम log c ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो log y
लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन, तो लॉग एक्स सी, लॉग से लॉग अगर मिटा दूँ तो वाई बराबर एक्स सी, यही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, वाई बराबर एक्स सी। चेक करो जरा कौन सा ऑप्शन सही है। वाई बराबर एक्स सी है, इन्होंने के टर्म्स में ले रखा है, तो आप कांस्टेंट को के भी कंसीडर कर सकते हो। तो हमने तो ये नॉर्मल निकाला था, सी की जगह आप कर दीजिए लॉग के, ठीक है, तो ये एक्स सी का एक्स हो जाएगा एक्स के, तो वाई बराबर एक्स के या के एक्स, ठीक है, तो वाई बराबर के एक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई यहाँ पर मैंने सी कंसीडर किया था ना, तो सी और के दोनों कांस्टेंट है, तो सी को के कंसीडर कर लीजिए, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल आउट करोगे तो वाई इज इक्वल टू के एक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करें जल्दी से। फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी, ये जो वेक्टर है इस वाले दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन है, तो उस क्या प्रोजेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, तो क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप, तो बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, तो बी कैप कैसे निकलता था, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, प्रोजेक्शन किस पर है, इस वेक्टर पर, तो ये बी है, ये क्या है, बी वेक्टर है बेटा, तो बी वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप, अच्छा 36, 45 और 44 यानी 49 हुआ जी, 49 बाहर निकल आएगा तो 7 आएगा, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7, ठीक है। ये बी कैप का आगे आपका ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, तो ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 7k कैप डॉट बी कैप की वैल्यू 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप अपॉन 7। अब डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, नहीं पता तो लिख लीजिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के वेक्टर डॉट के कैप क्या होता है 1, और आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई सभी 0 हो जाते हैं, तो हम इस वजह से आई का आई में, जे का जे में और के का के में करेंगे, क्योंकि बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो 2 × 1 2, 3 3 जा 9 माइनस का 9, 7 6 जा 42 अपॉन 7, 42 और 2 44, 44 माइनस 9 कितना होगा, 44 से 10 गया तो 34, 35 अपॉन 7, आंसर होगा 5। चेक कर लो आंसर क्या है 5। फिर से मैं बता दूं, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप प्रोजेक्शन ऑन कितने 2i माइनस 3j प्लस 6k कैप, जिस पर होता है उसका b कैप निकाल कर डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये फॉर्मूला है ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन b वेक्टर का, ये है फॉर्मूला ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन b, ए वेक्टर डॉट बी कैप, तो ए वेक्टर लिखा है, बी कैप की वैल्यूज आपने निकाली इसकी, ये और ये तो प्रॉपर्टीज है, ये क्या है प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट की निकालने वाली। तो हमने ये वैल्यूज को पुट कर आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, फिर वैल्यूज को सॉल्व करो तो आंसर होगा 5।
जरा 10 का आंसर देखें। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नोट करिए इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो बोल रहा है ए वेक्टर मॉडुलस है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस 1 दे रखा है, मॉडुलस ऑफ ए 2 दे रखा है एंड मॉडुलस ऑफ बी 1 दे रखा है। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। आपको ए क्रॉस बी गिवन है, ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है। हाँ तो ए क्रॉस बी 1 मॉड ए 2 मॉड बी 1 दे रखा है, थीटा निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता था? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस इनटू साइन थीटा। ठीक है, एन कैप और होता था एन कैप यूनिट डायरेक्शन को शो करता था। क्या होता था? यूनिट डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यूज को देखें तो साइन थीटा क्या होगा बेटा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ दे रखा है तो ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस, तो इस पे मॉडुलस ये वैल्यूज कितनी दे रखी है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की वैल्यू है 1, मॉडुलस ऑफ ए है 2, मॉडुलस ऑफ बी है 1। तो बेटा ये हुआ क्या? ये हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? साइन π/6 की। तो थीटा की जो वैल्यू आई वो आएगी π/6। देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ गई होगी। साइन थीटा ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो मॉडुलस ए क्रॉस बी की वैल्यू 1 गिवन थी, मॉडुलस ए 2 मॉडुलस बी 1, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन में होती है π/6 की। तो थीटा हो गया π/6। ठीक है, नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट्स की क्या वैल्यू होगी? सीधी सी बात है, ओपन कर दो। कैसे करते थे ओपन? 1। जब 1 लेंगे तो 1 के ठीक सामने रो कॉलम को छुपा लेंगे। क्या आएगा? -1 0 4 2, अल्टरनेट साइन, पहले +1 फिर माइनस का 4। अब -4 के ठीक सामने की रो कॉलम को छुपाइए। तो 9 5 4 2, 9 5 4 2 प्लस का 3, इसके ठीक सामने की रो कॉलम छुपाएं। 3 के ठीक सामने रो कॉलम छुपाएंगे तो 9 5 -1 0, 9 5 -1 0। खोले जल्दी से। 1 1 2 जा 2 1 जा 2, माइनस का 2 0 4, 0 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0 ही अल्टरनेट साइन आता था। इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई। 9 2 जा 18 माइनस 5 4 जा 20 प्लस का 3, 9 इंटू 0 0 माइनस 5 1 जा 5 प्लस का 5। ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 1 तो माइनस का 2 हुआ। 18 में से 20 में से 18 गया तो माइनस का 2 और माइनस का 4 तो जी प्लस का 4 2 जा 8 5 3 जा 15। ठीक है, 15 और 8 में से 2 गया 6, 15 6 21 आंसर होगा। डिटर्मिनेंट्स का आंसर 21 होगा। सॉल्व कर दीजिए, आंसर देखिए, चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, नोट करें। थर्टीन वाला जो क्वेश्चन है, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जब x -1 के बराबर है। तो पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही इसका इससे फिर माइनस इसका, तो 5x + 1 माइनस पहले से फॉर्मूले में और ये खुद का माइनस इसका 7x। ठीक है, तो क्या आएगा 5x, भाई 5x + 1 का x में करेंगे तो यहाँ x हो रहेगा। ठीक है, तो 5x में x का मल्टीप्लाई, तो 5x² प्लस का x, ये माइनस माइनस प्लस का 7x, तो 5x² 7x और x प्लस का 8x, x = -1 दे रखा है, एट x = -1 रखेंगे तो क्या आएगा 5 × -1 का स्क्वायर प्लस 8 × -1, तो ये तो 5 होगा बेटा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, 8 × 8 माइनस का 8, तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -3। कौन सा ऑप्शन सही है देखिए ध्यान से, -3 रिजल्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फंक्शन f इज गिवन बाई fx = 3x + 17। 3x + 17 is strictly increasing on r, strictly decreasing on r, both, और ऑप्शन सी है decreasing on r, both b and c are correct। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब fx = 3x + 17 दे रखा है, कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता था, इसका डिफरेंशिएट। अगर इसका डिफरेंशिएट f' ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, f' लेस देन 0 तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, f' = 0 नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसको हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो खांसी सी हो गई है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 बोल रहा है द फंक्शन f इज गिवन बाई, यानी फंक्शन दे रखा है आपको fx = 3x + 17। चला इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो f' की क्या वैल्यू आएगी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, f' क्या आएगा 3x का डिफरेंशिएट 1, 17 का हो जाएगा 0, तो f' क्या आ गया 3, और ये 3 है तो 100% f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r का मतलब रियल वैल्यूज। ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा क्योंकि f' इज ग्रेटर देन 0 आया है, f' की वैल्यू 3 है और 3 0 से तो ग्रेटर होती ही है, दस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करें इसको भी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इफ राधा हैज 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन एंड फौजिया हैज 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स एंड सिमरन 13 notebooks and 5 pens, then the above information is expressed as,
यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो बेटा बहुत सिंपल है, एक तरफ नेम, एक तरफ नोटबुक, एक तरफ पेन से लिख लीजिए और इसकी इंफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दें। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, क्या है, राधा, फौजिया और सिमरन, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, नेम, नोटबुक्स और पेन्स। ठीक, इस टेबल्स को बना लेता हूँ। नेम क्या है भाई, नेम है राधा। राधा के पास कितनी है, 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं। ठीक है, फौजिया के पास है 10 नोटबुक्स, 2 पेन्स। सिमरन के पास जो है 13 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। तो बस सीधी सी बात है, इसको फर्स्ट कॉलम और इसको सेकंड कॉलम में बता दें, मैट्रिक्स बन जाएगी। मैट्रिक्स 15, 10, 13 और एक तरफ ये नोटबुक्स हो गई, एक तरफ पेन हो गए, 6, 2, 5। देखें जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले में 15, 10, 13, 6 to 12। और देखो ध्यान देखिएगा, या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और दूसरा ऐसे भी एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, मतलब क्योंकि इसमें ऑप्शन बोथ 1, 2 दोनों दे रखे हैं। तो 15, 10, 13, तो एक तरफ हम नोटबुक 15, 10, 13 और 6 to 5। तो एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, और बेटा दोनों ही सही है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, ओनली 1 करेक्ट, ओनली सेकंड करेक्ट, बोथ 1 and 2 करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये और ये दोनों गिवन है, इस टेबल के बिहाफ पर हमने बना ली मैट्रिक्स। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नोट करें इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर 4 + x - 2 अपॉन एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये गिवन है आपको। ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ये चीज़ दे रखी है और आपसे पूछा है 4f0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ f0 की वैल्यू क्या होगी। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको पता है इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एट द पॉइंट इज इक्वल टू होता है LHL। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होता है RHL। RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट द पॉइंट तीनों ही वैल्यू सेम आती हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा।
अब यहाँ बेटा x इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो चाहे आप LHL ले लो चाहे आप RHL ले लो, दोनों ही यही होगा फंक्शन। और F0 इसका मतलब जो पॉइंट हुआ वो एट x इज इक्वल टू 0, तो x0 यानी कि F0 जो होगा वो LHL और RHL के बराबर होगा भाई। F0 हमें गिवन है भाई, 0 इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो 0 से थोड़ा छोटा या 0 से थोड़ा बड़ा। पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए ये लाइन है x0, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का वर्क करें, या तो हल्का मूव करने पर उसकी वैल्यूज में कोई चेंज हो जाए या हल्का कम करने पर उसकी वैल्यूज में कोई चेंज हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये बोला x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यह फंक्शन ये थोड़ा सा छोटा होगा 0 से या थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट 0 पर फंक्शन उसने जो बोल दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बेटा F0 या तो LHL RHL किसी के भी इक्वल आप ले सकते हो। ये चीज इंफॉर्मेशन क्या हो गई, ये हो गई आपकी गिवन इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये जो फंक्शन है वो 0 पर कंटिन्यूअस है। चलो भाई, अगर इतनी बात सही है तो हम इसको लिमिट 0 पर ही सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x गोज टू 0 √4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन x। अब आप देख रहे हो अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करें तो √4 बाहर निकलेगा 2 माइनस 2 0, और नीचे 0/0 की फॉर्म बन रही है। और जब ये 0/0 की फॉर्म बने तो क्या करेंगे, इसके हम कॉन्जुगेट कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो लिमिट x गोज टू 0 रूट के अंदर 4 प्लस एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, तो हमने 4 प्लस एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया √4 प्लस एक्स प्लस 2। इतनी बात समझ में आई आपको। और ये x तो था ही नीचे, √4 प्लस एक्स माइनस 2 का कॉन्जुगेट प्लस का 2, √4 प्लस एक्स प्लस 2 का मल्टीप्लाई, √4 प्लस एक्स प्लस 2 का डिवाइड। लिमिट x गोज टू 0, तो ये क्या हुआ a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता होगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर ये a माइनस बी, देखिए पूरी वैल्यू a है, ये माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। तो a की वैल्यू क्या है 4 प्लस एक्स, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल 4 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 अपॉन रूट के अंदर 4 प्लस एक्स प्लस 2 और बाहर चल रहा है x। जब आपने इसको थोड़ा सॉल्व करा तो ये माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस x ने इस x को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर लिमिट को जब आप ओपन करोगे तो अब ये 0 नहीं होगा। अगर आप x की वैल्यू 0 करोगे तो √4 और ये 2, तो क्या आएगा √4 आएगा बाहर निकल कर 2, ये भी 2, तो ये हो जाएगा 1/4। अब F0 की जो वैल्यू, क्योंकि इसके बराबर था तो ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, लिमिट x गोज टू 0, तो F0 की जो वैल्यू है बेटा वो आ गई आपकी 1/4। ये हमने टेबल को सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से समझ लें, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करा, x तो था ही, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस फॉर्मूले में आता है, प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, नीचे वाले x से ऊपर वाले x को काट दिया, बचेगा 1 अपॉन रूट के अंदर 4 प्लस एक्स प्लस 2, x की जगह 0 पुट करोगे तो √4 बाहर निकल कर आएगा 2, और ये पहले से ही 2, तो 2 प्लस 2 4, 1/4। F0 की वैल्यू 1/4 है, लेकिन आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था 4F0। तो बेटा 4F0 मतलब 4F0 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, तो 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आंसर होगा 1। आंसर 1 कौन सा होगा, ये तो हमारी प्रॉपर्टी थी। ये क्या है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर ये स्टेटमेंट गिवन था, ये फॉर्मूला है, मिक्सअप मत कर लीजिएगा। ये मैंने सॉल्व करा है, ये F0 की वैल्यू 1/4 आई थी और आपसे पूछा था 4F0, तो 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर होगा 1। आंसर 1 कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा
सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर ले। 17 वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन इज, ये कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कोई भी मॉडुलस फंक्शन अगर होता है तो वो ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पर gx हमने कंसीडर कर लिया, ये gx इसको fx, gx इज इक्वल टू मोड एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉडुलस का फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये भी तो मॉडुलस है, तो ये भी मॉडुलस की वजह से ये भी हमारा जो होगा ये भी एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूअस ये है, एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन कंटिन्यूअस ये भी है, द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा, ये भी कंटिन्यूअस है वो भी कंटिन्यूअस है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ये किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस कहीं नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 18, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको नोट करने में कोई खास वजह नहीं है, बस केवल स्टेटमेंट है तो आप समझ जाएं। 18 वाले में क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 18, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस e की पावर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। बेटा इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फॉर्म। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल फॉर्म, क्योंकि e की पावर x का अगर कोई फंक्शन होता है जैसे e की पावर y, तो आप जब इसका डिफरेंशिएट करते तो क्या आता, e की पावर y का तो e की पावर y फिर dy बाई dx। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि e की पावर कभी dy बाई dx होगा, क्योंकि फंक्शन अगर y है तो e की पावर y का e की पावर y फिर y का डिफरेंशिएट dy बाई dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फॉर्म। आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो डिग्री नॉट डिफाइन, सो डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री इसकी डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइन, क्योंकि e की पावर dy बाई dx इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फॉर्म, सो डिग्री नॉट डिफाइन। आंसर कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिग्री नॉट डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 और 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की प्रॉब्लम है वो असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज है। तो असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज में आप असर्शन रीजन को बहुत ध्यान से रीड करें, उसके बाद उस स्टेटमेंट को पढ़ें, और पढ़ने के बाद क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है ये आपको दिखाना है। जैसे असर्शन में बोला है, असर्शन को 8 से डिनोट करते हैं, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम
maximum is z is equal to x plus 2y, subject to the constraints x minus y is less than equal to 10, and दूसरी क्वेश्चन दे रखी 2x plus 3y is less than equal to 20 और x and y both are greater than or equal to 0। तो इन दोनों इक्वेशंस का पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम उनके कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स को जो z की मैक्सिमम वैल्यूज की बात करिए तो जिस पॉइंट पर z की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो यहाँ इसने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 40/3 दे रखी है, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशंस को प्लॉट करने पर z की मैक्सिमम वैल्यू 40/3 निकलती है, इसका मतलब क्या होगा, असर्शन आपका ट्रू होगा, ठीक है। वो हमें चेक करना पड़ेगा। और रीजन क्या बोल रहा है, रीजन बोल रहा है टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z we need to the compare of z at all the corner points to the shaded region। जो शेडेड रीजन की और कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उनकी कंपैरिजन में z की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो दे रहा है। अब हम पहले इक्वेशन को सॉल्व कर वैल्यूज को निकालेंगे। पहली वैल्यूज आपको दे रखी है पहली इक्वेशन की 2x plus 3y is less than equal to 20, x minus y less than equal to 10, ये दोनों इक्वेशन को तो पहले हमने x minus y equal to 10 लिया बिकॉज़ हमें कॉर्नर पॉइंट्स पता करने हैं तो हम इसको इक्वल ले लेते हैं। when x is 0, अगर x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -10 मिलेगी, when y is 0 then x becomes 10। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं 0, -10 और 10, 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y is equal to 20, when x is 0, अगर हम x को 0 पुट कर दें जो पूरा 0 हो जाएगा, 3y is equal to 20 then y becomes 20/3, when y is equal to 0, अगर y को 0 कर देंगे तो 2x is equal to 20 then x becomes 10। तो आई होप ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग गए। हमने इसको ग्राफ में प्लॉट करा, क्योंकि ग्राफ में स्पेस कम था तो हमने 2 का डिफरेंस लिया, 0 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10 2 4 6 8 10 y एक्सिस पर और -2 -4 -6 -8 -10 नीचे। पहला कोऑर्डिनेट था 0, -10, तो x एक्सिस 0 लेकिन y -10, तो x एक्सिस पर कुछ चले नहीं, y पर चले -10 तो 0, -10। दूसरा कोऑर्डिनेट था 10, 0, x एक्सिस पर 10 y 0, तो 10, 0 इनको पॉइंट्स को मिला दिया, तो इक्वेशन x - y = 10 हो गई। दूसरा x0 y 20/3, तो बेटा x0 y 20/3 कहीं नहीं आएगा, 20 और 3 से डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट 6 और 8 के बीच में मिलेगा। 10, 0 तो यही होगा, तो इनसे इक्वेशन बना दी 2x + 3y = 20। तो इन दोनों इक्वेशंस का जो शेडेड पोर्शन आएगा, यानी कि जो कॉमन पोर्शन है, बिकॉज़ x and y is also greater than or equal to 0, x is greater than or equal to 0, y is also greater than 0, इसलिए इस प्लॉट के नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, बाउंड्री नहीं। ये स्टेटमेंट्स x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका जो शेडेड पोर्शन वो इतना, तो दिस इज अ फेसिबल रीजन। फेसिबल रीजन है, कौन सा फेसिबल रीजन, OAB। OAB इज अ फेसिबल रीजन। इनके O के कोऑर्डिनेट्स, O क्या ऑरिजिन तो 0, 0 पहले कोऑर्डिनेट्स, A के कोऑर्डिनेट्स 10, 0, B के कोऑर्डिनेट्स 0, 20/3, तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स पे आप z की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। z = x + 2y, कॉर्नर पॉइंट्स आपके ये तीनों आ चुके हैं, z की वैल्यू x + 2y थी, x 0 y 0, तो z इज आल्सो भी 0, अगर यहाँ 0 पुट करोगे इधर 0 पुट करोगे तो 0 + 0 तो z तो 0 मिला। a x = 10 और y 0, x को 10 कर दीजिए, 2 × 0 तो मैक्सिमम वैल्यू 10 आएगी। x 0 y 20/3, तो y की जगह आप रखोगे 20/3, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40/3। इन तीनों की कंपैरिजन में 40/3 सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और यही आपसे असर्शन में बोला था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 40/3, तो यहाँ से 40/3 मिल गई। इसका मतलब क्या है, असर्शन ट्रू हो गया। और रीजन तो वैसे ही ट्रू है क्योंकि तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पर जो कंपैरिजन करी 40/3 वैल्यू सबसे ज्यादा थी, तो रीजन भी ट्रू हो गया। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, hence both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। ठीक है, reason is correct explanation of assertion, कौन सा ऑप्शन सही होगा चेक करो।
ऑप्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन डालना था, assertion लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या मतलब assertion रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ओके, ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 बोल रहा है असर्शन में, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 से 19 भी लीनियर प्रोग्रामिंग का था, क्वेश्चन नंबर 20 भी लीनियर प्रोग्रामिंग का ही है। बस केवल ध्यान से समझना है क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कंट्रेंट्स x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, x is greater than or equal to 0 and y is also be greater than or equal to 0 will be obtained at a point 2, 0। यानी इस कोऑर्डिनेट्स 2, 0 पर z की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो हम चेक कर लेंगे, अगर z की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 2, 0 कोऑर्डिनेट्स पर आ रही है, इसका मतलब असर्शन ट्रू हो जाएगा। रीज़न क्या बोल रहा है? रीजन बोल रहा है इन ए बाउंडेड फेजिबल रीजन इज ऑलवेज एग्जिस्ट एट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। रीजन में बोल रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी इस ग्राफ पर। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था एसर्शन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कंट्रेंट्स x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। x प्लस वाई का जो सम है वो 2 से बराबर भी हो सकता है और 2 से छोटा है, ठीक है। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, विल बी ऑब्टेन्ड एट अ पॉइंट 2, 0। 2, 0 पर z की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। हम चेक करेंगे। रीजन आपके सामने लिखा है इन बाउंडेड फेजिबल रीजन, यानी जो फेजिबल रीजन हम निकाला है एग्जिस्ट है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए। तो यहीं से आप समझ लीजिए असर्शन बोल रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू 2, 0 पर देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करी, वहाँ मिनिमम की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। और फेजिबल रीजन की बात ही नहीं है उसने करी। तो ये जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। अब हमें जो कोऑर्डिनेट्स दे रखा था x प्लस वाई, बड़ा सिंपल सा तरीका है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लेंगे, व्हेन x इज 0, अगर हम x को 0 करेंगे तो y2 मिलेगा, y को 0 करेंगे तो बेटा x2 मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 0, 2, 2, 0। सपोज करो ये ऑरिजिन 0 है, ये पॉइंट 1 है और ये 2 है, ऐसे यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा। तो x एक्सिस पर जब चले तो x पर 2, y 0, देख लीजिए ना, x एक्सिस 2, y 0, जब y एक्सिस पर 2 तो x 0। तो ये लाइन हमने ड्रॉ जो कर दी, ये लाइन हमारी हुई x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। लेस देन है तो जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसके नीचे भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रोक लगा दी उसने, x इज लेस देन इक्वल टू 0। x 0 है और उससे बड़ा है तो ये होगा, ऐसी y 0 उससे बड़ा है तो ये होगा। तो इतना जो शेडेड पोर्शन आया है यही है, और ये फेजिबल रीजन हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट को O, इसको A बोल देता हूँ और इसको B बोल देता हूँ, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट्स निकल करके आए, कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए, 0, 0, 2, 0 और 0, 2। z की वैल्यू आपको दे रखी थी 3x प्लस 2y। अगर when x 0, y 0, z इज ऑल्सो भी 0, z की 0 वैल्यू आ गई। 2, 0 पर x की जगह 2 रखो, 3 2 जा 6, y की जगह 0, 2 इंटू 0, 0, तो 6 हो गई मैक्सिमम है। 0, 2 पर वैल्यू x 0 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, जो 0 हो गया तो ये 4। इन तीनों की कंपैरिजन में 6 पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो असर्शन का पार्ट था वो ट्रू हो गया। आंसर जो होगा असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, बट आर इज नॉट, आर का मतलब रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन ट्रू है लेकिन वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू 2, 0 की बात कर रहा था, या मैक्सिमम मिनिमम दोनों की बात कर रहा है, फेजिबल रीजन की बात कर रहा है। तो इसका इस वाले स्टेटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, यही इसका आंसर है। नोट कर ले इसको।